नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी इससे पहले इकाई 5 हो रही थी और इकाई 5 में हमने विस्तृत चर्चा की और कल इकाई 5 समाप्त हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे इकाई 6 उपन्यास की बात करेंगे। और आपके पाठ्यक्रम में जो उपन्यास हैं प्रतिदिन 3-3 उपन्यास करके कराया जाएगा। लेकिन जो इकाई 2 जो आप लोगों ने पढ़ा हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें जो चीज़ें थीं जैसे उपन्यास की विकास यात्रा, नाटक की विकास यात्रा, निबंध की विकास यात्रा, कहानी की विकास यात्रा, वो चीज़ें हर इकाई में इस तरीके से पूरी की जाएंगी। जैसे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उपन्यास इकाई की, तो सबसे पहले उपन्यास की विकास यात्रा की बात करेंगे। उसके बाद फिर दूसरे लेक्चर में जो पाठ्यक्रम में उपन्यास हैं उनकी बात करेंगे। तो इस तरीके से जो इकाई 2 में दिया जाता है वो हम लोग ऐसे हर इकाई में पूरा करेंगे। जैसे उपन्यास में उपन्यास की विकास यात्रा, नाटक जब इकाई प्रारंभ करेंगे तो नाटक की विकास यात्रा, ऐसे निबंध प्रारंभ करेंगे तो निबंध की विकास यात्रा, या कहानी प्रारंभ करेंगे तो कहानी की विकास यात्रा। तो इस तरीके से इकाई 2 वाला पोर्शन जो मैंने वहाँ पर छोड़ा था, आप लोगों को बताया था, वो यहाँ पर हम लोग पूरा करते चलेंगे। यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रात में 9:30 बजे जो लाइव क्लास कराई जाती है, जिस दिन पब्लिक होगी उस दिन नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। आज आप देख रहे हैं अभी 15 अक्टूबर हुआ है, 13 नवंबर को आपकी परीक्षा है। अभी भी 27-28 दिन का समय आपके पास है। अगर आप PDF लेना चाहें और अभी भी टेस्ट सीरीज जो चल रही है, टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके, और आप सारी जानकारी ले सकते हैं। फ़ीस के बारे में सारी PDF की जानकारी ले सकते हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम की जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि कई लोगों ने, कल मैंने देखा वीडियो में कमेंट किया था कि सर कैसे जुड़ें, क्या फ़ीस होगी, तो उसके लिए आप कमेंट ना करें। कमेंट पर कभी भी रिप्लाई आपको ऐसा नहीं मिलेगा, सीधे आप कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग उपन्यास की विकास यात्रा। देखिए, उपन्यास अध्यायों या प्रकरणों में लिखी हुई ऐसी कल्पित और बड़ी आख्यायिका है जिसमें अनेक पात्र और विस्तृत घटनाएं हों। आधुनिक उपन्यास का जनक किसे माना जाता है? खूब प्रश्न पूछा जाता है और आप लोग जानते भी होंगे कि आधुनिक उपन्यास का जनक डेनियल डिफो को माना जाता है। इसीलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया ताकि इस चीज़ पर आप जरूर ध्यान दें। हिंदी उपन्यास ने लगभग 125 वर्ष की यात्रा पूरी कर ली है। उपन्यास को गुजराती में क्या कहा जाता है? तो नवल कथा कहा जाता है। मराठी में कादम्बरी कहा जाता है। वहीं बंगला में नॉवेल कहा जाता है। ये भी कभी कभी मिलाने के लिए आता है, तो इसे ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। इसके अलावा किशोरीलाल गोस्वामी ने उपन्यास के बारे में क्या कहा है? आप अगर नए हैं तो आप भी कॉपी पेन लेकर बैठें। जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं वो कॉपी पेन, जो पेड मेंबर्स हैं, कॉपी पेन लेकर बैठते हैं, ताकि जो चीज़ें अलग से बताई जाएं उन्हें आप लिख सकें। जैसे यहाँ पर मैंने अभी बात की कि मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास के बारे में क्या कहा है। ठीक है, PDF में है, लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूँ PDF में नहीं है, उसे आपको लिखना पड़ेगा। यह अच्छे से समझ लें। ऐतिहासिक उपन्यासों के प्रवर्तक किशोरीलाल गोस्वामी को कहा जाता है, और ये किशोरीलाल गोस्वामी जी ने उपन्यास के बारे में इन्होंने कहा कि उपन्यास को प्रेम का विज्ञापन मैं मानता हूँ। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसने उपन्यास को प्रेम का विज्ञापन माना है, प्रेम का विज्ञान माना है? तो किशोरीलाल गोस्वामी ने उपन्यास को प्रेम का विज्ञान माना है। तो आप लिख लें, ऐतिहासिक उपन्यासों के जो प्रवर्तक हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी, इन्होंने उपन्यास को प्रेम का विज्ञान माना है। लिख लिया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और अधिकतर विद्वानों ने लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु, जिसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ, को हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास मानते हैं। रचना तिथि, विषय वस्तु की नवीनता और औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम और मौलिक उपन्यास सिद्धाराम फिल्लौरी कृत भाग्यवती है, जिसका प्रकाशन 1877 ईस्वी में। लेकिन यह उपन्यास केवल उपदेशात्मक ही है, इसलिए इसे नहीं माना गया। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। श्री शिवनारायण श्रीवास्तव ने इंशाअल्लाह खां की जो रचना है रानी केतकी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। वहीं गोपाल राय ने पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखित देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर बात करें तो इन्होंने भारतेंदु द्वारा लिखित पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा को हिंदी का प्रथम उपन्यास घोषित किया है। उपन्यास की विकास यात्रा की अगर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। उपन्यास की विकास यात्रा को लेकर प्रेमचंद को मील का पत्थर माना जाता है और इन्हीं को आधार मानकर उपन्यास की विकास यात्रा को 4 भागों में विभाजित कर अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले प्रेमचंद पूर्व युग, फिर प्रेमचंद युग, फिर प्रेमचंदोत्तर युग और फिर स्वतंत्रोत्तर युग। प्रेमचंद पूर्व युग की अगर बात करें तो यह युग हिंदी साहित्य के विकास का प्रारंभिक युग है। इस युग में मुख्य रूप से 3 प्रवृत्तियां देखी गई। कौन कौन सी? तो मनोरंजन परक उपन्यास लिखे गए, सामाजिक उपदेश प्रधान उपन्यास लिखे गए और ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए। मनोरंजन परक उपन्यास की अगर बात करें तो आप देखेंगे सरकती लाश, गुप्तचर, जासूस पर जासूसी, यह उपन्यास गोपाल राम गहमरी का है। वहीं चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का है। सामाजिक उपदेश प्रधान की बात करें तो परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास का है। 100 अजान एक सुजान, बालकृष्ण भट्ट का। भाग्यवती सिद्धाराम फिल्लौरी का। निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास। ऐतिहासिक उपन्यासों में अगर बात करें तो रजिया बेगम किशोरीलाल गोस्वामी का। वीरमणि मिश्रबंधु का। तारा लवंग लता किशोरीलाल गोस्वामी का। नूरजहां गंगा प्रसाद का। तो ये रचनाएं आपने देखा प्रेमचंद पूर्व युगीन। प्रेमचंद पूर्व युगीन जितनी भी रचनाएं हैं, अगर उन रचनाओं में हम लोग बात करें नारी की स्थिति की, तो चाहे वो उपन्यास मनोरंजन परक उपन्यास हो, चाहे सामाजिक उपदेश प्रधान उपन्यास हो, चाहे ऐतिहासिक उपन्यास हो, एक बार गौर से यहाँ पर सुनने की ज़रूरत है। इसको आप जरूर सुनिएगा। पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण के कारण उच्च वर्गीय भारतीय स्त्री पुरुषों में विलासिता, बाह्य आडंबर आदि बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर शिक्षा के अभाव के कारण परिवार में सास बहू, ननद भौजाई, देवरानी जेठानी आदि के झगड़े अशांति का वातावरण बनाए हुए थे। वहीं प्रेमचंद पूर्व युग में आप देखेंगे तो बाल विवाह, विधवा विवाह, अशिक्षा, अनमेल विवाह, दहेज, अस्पृश्यता, जाति भेद, स्त्रियों की दास्ता आदि अनेक सामाजिक कुरीतियाँ समाज में प्रचलित थीं। और आपको पता ही है कि किसी भी देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो जाहिर सी बात है कि जैसा समाज होगा वैसा ही वहाँ का साहित्य होगा। तो प्रेमचंद पूर्व युग में समाज कैसा था और उसी के आधार पर जो भी रचनाएं लिखी गई, जो भी उपन्यास लिखे गए, उनका दर्शन हमको वहाँ पर जरूर मिलेगा। इसीलिए समाज के बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। हमारे शास्त्रों में नारी को पर्याप्त महत्ता और उच्च स्थान दिया गया है, लेकिन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां बदलती गई तो स्त्री पुरुष संबंधों में भी परिवर्तन आता चला गया। एक समय था जब कहा जाता था नारियों के बारे में
कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन आदिकाल में नारी बाधा मानी गई, भक्ति काल में मायाविनी मानी गई, तो वहीं रीति काल में निपट भोग्य बनी रही नारी। प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों में नारी के आंतरिक मानसिकता को नज़रअंदाज किया गया है। उसके बाह्य सौंदर्य को महत्वपूर्ण मानकर केवल उसका ही चित्रण किया गया है। यहाँ पर उपदेश प्रधान उपन्यासों की अगर बात करें तो एक चीज़ स्पष्ट परिलक्षित होता है कि जितने भी उपदेशात्मक उपन्यास रहे हैं उनमें अगर नारी की स्थिति की बात करें, देखिए यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिएगा। नारी विमर्श जो आपके पाठ्यक्रम में है वो भी यहाँ पर काम आएगा, जितनी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, इसलिए गौर से सुने, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। भले आपका 2-4 मिनट का समय लग जाएगा। तो उपदेशात्मक उपन्यासों में अगर हम बात करें तो नारी की स्वतंत्रता, पर्दा प्रथा और विधवा विवाह जैसे प्रश्नों को धर्म भीरू जनता संकालु दृष्टि से देखती थी। इतना ही नहीं, घर की नारियां स्वयं ही पर्दे में रहना पसंद करती थी, क्योंकि आदर्श हिंदू उपन्यास की अगर बात की जाए तो आदर्श हिंदू उपन्यास में आपने देखा है कि आदर्श हिंदू उपन्यास जो कि लज्जाराम मेहता का है, 1914 में प्रकाशित हुआ। आप अगर कहीं लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख लें आदर्श हिंदू उपन्यास। आदर्श हिंदू उपन्यास, प्रकाशन वर्ष 1914, उपन्यासकार लज्जाराम मेहता। तो आदर्श हिंदू उपन्यास में जो प्रियंवदा है, आदर्श हिंदू उपन्यास की पात्र प्रियंवदा अपने पति प्रियानाथ से कहती है कि हम पर्दे में रहने वालियों को ऐसा सुख नहीं चाहिए, हम अपने घर के कामकाज में ही मग्न हैं। ऐसे खुले मुंह बाहर फिरना, अपना गोरा गोरा मुख औरों को दिखलाते घूमना और पर पुरुषों से हंस हंस कर बातचीत करना किस काम का? ऐसे सुख से तो घर में झुर झुर कर मर जाना ही अच्छा है। हमारे देश में भले घर की नारियां पति की गुलाम नहीं होती, लेकिन उनकी अर्धांगिनी जरूर होती हैं। बात जब अर्धांगिनी की आती है, आपका 2-4 मिनट समय जरूर जाएगा, लेकिन चीज़ें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर जब बात अर्धांगिनी की आता है तो मैं आपको बता दूं कि इस युग में, प्रेमचंद पूर्व युग में अगर हम लोग बात करें तो प्रेमचंद पूर्व युग में अर्धांगिनी का रूप अत्यंत संकुचित अर्थ में स्वीकार हुआ है। नारी को पुरुष के समान शिक्षा, स्वतंत्रता, तलाक, पुनर्विवाह आदि के अधिकार न होने पर भी कहा गया है कि स्त्री के लिए पति के सिवाय दूसरी गति नहीं, संसार में परमेश्वर के समान कोई नहीं, किंतु स्त्री का पति ही परमेश्वर है। इसी आदर्श हिंदू उपन्यास में आप देखेंगे कि प्रियंवदा की दृष्टि में पति चाहे काना हो, कलंकी हो, कुकर्मी हो, क्रोधी हो, लेकिन संसार में पति के समान कोई नहीं है। इस काल के उपन्यासकारों ने नारी को उसके उत्तरदायित्व का स्मरण कराते हुए उसके गृहिणी रूप को ही उच्च और आदर्श माना है। लेकिन कहीं कहीं पुरुष पात्र का आदर्श रूप दिखलाने के लिए लेखकों ने, उपन्यासकारों ने नारी की निर्दोषिता पर लांछन लगाने का प्रयत्न भी किया है। जैसे आदर्श दंपति की अगर बात करें, आदर्श दंपति उपन्यास के पात्र मधुसूदन स्थान स्थान पर नारी की निंदा करते हैं। ईश्वरी प्रसाद के उपन्यास वामा शिक्षक आपने सुना होगा। वामा शिक्षक किसका उपन्यास है? ईश्वरी प्रसाद का। कई बार पूछा गया है वामा शिक्षक। तो वामा शिक्षक में मथुरा दास की पत्नी अपनी कार्यकुशलता और बुद्धिमत्ता के द्वारा अपने घर और लड़कियों को सुधार लेती हैं, जबकि जमुना दास की पत्नी फूहड़पन के कारण घर और बच्चे दोनों ही बिगड़ जाते हैं। वहीं आगे अभी हम लोग बात करेंगे आपके पाठ्यक्रम में परीक्षा गुरु उपन्यास में मदन मोहन की पत्नी सती साध्वी है, पति ही उसका देवता है। लज्जाराम मेहता
लज्जाराम शर्मा का उपन्यास एक और है, आप कहीं लिखना चाहें तो लिख लें, सुशीला विधवा। लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है सुशीला विधवा। सुशीला विधवा में सुशीला पर्दा प्रथा पर कहती है कि स्त्री को फिसलने से बचाने के लिए ही पर्दा प्रणाली है, क्योंकि पर्दे में उन्हें फिसलने का अवसर नहीं मिल सकता। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। नारी विमर्श पर अगर आप बात करें, नारी विमर्श से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो ध्यान रखिए, उपन्यास, कहानी, नाटक, इन सब विधाओं से जो भी नारी संबंधित है वो प्रश्न जरूर पूछा जाता है। लज्जाराम शर्मा के उपन्यास सुशीला विधवा में सुशीला पर्दा प्रथा पर प्रहार करती है और कहती है कि स्त्री को फिसलने से बचाने के लिए ही पर्दा प्रणाली है, क्योंकि पर्दे में उन्हें फिसलने का अवसर नहीं मिल सकता। आदर्श दंपत्ति उपन्यास की जो सुंदरियां हैं वो आपत्तियों से तंग आकर कहती हैं। जो आदर्श दंपत्ति उपन्यास है, अगर आप लिखना चाहें तो कहीं लिख लें, आदर्श दंपत्ति उपन्यास, जहां पर पर्दा प्रथा की बात हो रही है इस युग में, वहीं पर आदर्श दंपत्ति उपन्यास की जो सुंदरी है वह सुंदरी आपत्तियों से तंग आकर कहती है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान देना, जो कि वर्तमान में भी लागू होता है। वर्तमान जिस समय में, आज के समय में जो आप जी रहे हैं, वहाँ भी लागू होता है। क्या लागू होता है आप सुने, बराबर न्यूज़ आती रहती है, चैनलों पर आप बराबर देखते रहते हैं। और प्रेमचंद पूर्व युग में एक कहा गया कथन आज भी आप देखें तो लगता है कि आज के समय के लिए कहा गया है। आदर्श दंपत्ति उपन्यास की सुंदरी कहती है कि निपुता रूप भी मेरा शत्रु बन गया है, जिधर जाती हूँ उधर ही इसके कारण एक न एक नई नई आपदा खड़ी हो जाती है। वास्तव में स्त्री की सुंदरता आटे का दिया है। गौर से सुनिएगा, वास्तव में स्त्री की सुंदरता आटे का दिया है। आटे के दिए को घर में रखा जाए तो चूहे खाते हैं और बाहर रखा जाए तो कौए चोंच मारते हैं। यह आदर्श दंपत्ति में सुंदरी का कथन है, ध्यान रखना। गहमरी जी ने अपने उपन्यास नए बाबू में स्त्री स्वतंत्रता और विधवा विवाह का भी विरोध किया है। श्रद्धाराम फिल्लौरी ने भाग्यवती उपन्यास में, जहां युक्तियों द्वारा विधवा विवाह का औचित्य समझाया गया है, वहीं आप देखेंगे कि देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता में राजा शिवदत्त की रानी कलावती कुंवर परम साध्वी और पति परायण नारी है। और क्या कहती है, जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं चंद्रकांता की, तो यहाँ चंद्रकांता में आप देखें, चंद्रकांता उपन्यास में कलावती कहती हैं, बहुत महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान रखना। कलावती का कथन है चंद्रकांता उपन्यास में कि महाराज के पास रहना मेरे लिए स्वर्ग है। अगर मैं कैद में है तो मेरे पैर में भी बेड़ी डाल दो, मगर उन्हीं के चरणों में रखो। तो इस तरीके से ऐतिहासिक उपन्यासों की अगर बात करें, ऐतिहासिक उपन्यासों में अगर नारी की हम बात करते हैं तो ऐतिहासिक उपन्यासों के प्रवर्तक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने उपन्यास को प्रेम का विज्ञान माना है। किशोरीलाल गोस्वामी के प्रायः सभी उपन्यास नारी प्रधान हैं। इसी पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा भी है। किशोरीलाल गोस्वामी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इनके उपन्यासों में समाज के कुछ सजीव चित्र, वासनाओं के रूप रंग, चित्ताकर्षण वर्णन और थोड़ा बहुत चरित्र चित्रण भी अवश्य पाया जाता है। किशोरीलाल गोस्वामी जी का नारी विषयक दृष्टिकोण कैसा था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखना कि किशोरीलाल गोस्वामी जी का नारी विषयक दृष्टिकोण सुधारवादी था। इन्होंने लिखा भी है, किशोरीलाल गोस्वामी ने एक जगह उल्लेख भी किया है, गौर से सुनिएगा, कि अपने देश के भाइयों से इस बात के लिए मैं सविनय अनुरोध करता हूँ कि सबसे पहले कन्याओं के सुधार करने का प्रयत्न करें, क्योंकि यदि सुकन्या समय पाकर सुगृहिणी होगी तो वही एक दिन सुमाता होगी।
ये किशोरीलाल गोस्वामी का कथन है, जो कि महिलाओं के प्रति इनका दृष्टिकोण सुधारवादी है। और इन्होंने एक जगह कहा है, जैसा कि मैंने कथन अभी आपको बताया, एक बार फिर से सुन ले, कथन बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। अपने देश के भाइयों से इस बात के लिए मैं सभी ने अनुरोध करता हूँ कि सबसे पहले कन्याओं के सुधार करने का प्रयत्न करें, क्योंकि यदि सुकन्या समय पाकर सुगृहिणी होगी तो वही एक दिन सुमाता होगी। जहाँ पर वीरमणि ऐतिहासिक उपन्यासों में राजपूत रानियों की बात की जाए, वीरमणि, तारा, लवंगलता, नूरजहां, तो यहाँ पर जो नारियों की बात की जाए, ऐतिहासिक नारियों की बात की जाए या राजपूत नारियों की बात की जाए, तो राजपूत नारियों में सोने की राख उपन्यास की पद्मिनी, सोना व सुगंध उपन्यास की पन्नाबाई, लवंगलता उपन्यास की लवंगलता उच्च चरित्र वाली नारियां हैं। हृदयहारिणी उपन्यास की कुसुम अपने पति नरेंद्र से कहती है, क्या कहती है, एक बार गौर से सुनिएगा। हृदयहारिणी उपन्यास, आप लिखना चाहें लिख लें, कॉपी पेन आपके पास होगा, उम्मीद यही करते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। हृदयहारिणी उपन्यास की कुसुम अपने पति नरेंद्र से कहती है कि मेरा विवाह मदन मोहन से करा दो और तुम लवंगलता से कर लो, जबकि लवंगलता नरेंद्र की बहन है। सोना और सुगंध उपन्यास की पन्नाबाई मानिक के जाने पर अपनी माँ से कहती, मानिक कौन है, तो मानिक पन्नाबाई का प्रेमी है सोना और सुगंध उपन्यास में, और वो कहती है कि वह निर्दयी चला गया क्या। प्रेमी के जाने के बाद पुत्री का माँ से इस प्रकार कहना अस्वाभाविक सा लगता है। किशोरीलाल गोस्वामी का कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो कथन आप लिख लें, किशोरीलाल गोस्वामी का दो कथन लिख लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय कुछ काफ़ी हो रहा है, 22 मिनट हो गया है। किशोरीलाल गोस्वामी का कथन है कि यदि स्त्री भली हो तो उसे कोई नाटकीय पुरुष नहीं बिगाड़ सकता। किशोरीलाल गोस्वामी का कथन है, यदि स्त्री भली हो तो उसे कोई नाटकीय पुरुष नहीं बिगाड़ सकता। दूसरा किशोरीलाल गोस्वामी का कथन है, दूसरा लिखें, नारियों की पतितावस्था के वास्तविक अपराधी, नारियों की पतितावस्था के वास्तविक अपराधी उनके माता पिता और अभिभावक हैं। नारियों की पतितावस्था के वास्तविक अपराधी उनके माता पिता और अभिभावक हैं। अब आइए बात करते हैं हम लोग प्रेमचंद युगीन उपन्यास की। प्रेमचंद के उपन्यास के आगमन से कथा साहित्य में ऐतिहासिक परिवर्तन आया है। उपन्यास कोरे मनोरंजन उपदेशात्मकता के दायरे से बाहर निकलकर पहली बार समाज से जुड़ा। 1936 ईस्वी में प्रकाशित में प्रगतिशील लेखक संघ की जो बैठक हुई, उस बैठक में प्रेमचंद जी ने कहा, साहित्य केवल मनोरंजन एवं विलासिता की वस्तु नहीं है। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जो हम में गति, संघर्ष, बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा और अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको आप लिख लीजिए। प्रेमचंद का ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास की अगर बात करें तो प्रेमचंद समस्याओं के वैविध्य को पूर्णतः से पकड़ते हैं। उनके विभिन्न उपन्यासों में समाज की अलग अलग समस्याओं को उठाया गया है। जैसे अगर सेवा सदन उपन्यास की बात की जाए तो सेवा सदन उपन्यास, जिसका प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ, ये नारी मुक्ति और सांप्रदायिकता को लेकर है। विषय क्या है सेवा सदन का, तो नारी मुक्ति और सांप्रदायिकता। इसके पात्र कौन कौन से हैं मैंने आगे लिख दिया है, क्योंकि पात्रों को सुमेलित करने के लिए जरूर आता है और प्रेमचंद के उपन्यास से अक्सर पूछा जाता है। निर्मला की अगर बात करें तो इसका विषय है अनमेल विवाह, विधवा विवाह, प्रकाशन 1927, और पात्र कौन कौन से वो मैंने आगे लिख दिया है। पीडीएफ अभी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। कर्मभूमि उपन्यास की बात करें तो इसका विषय है किसान आंदोलन, अछूतोद्धार, प्रकाशन 1932, और बाकी इसके पात्र लिखे हुए हैं। गबन उपन्यास की बात करें तो विषय है आडंबर प्रियता के खतरे। यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे
ज़्यादा समय नहीं लेंगे। प्रेमचंद के उपन्यास गबन में अगर महिलाओं की दृष्टि पर नज़र डालें, बार बार इसलिए महिलाओं के लिए बता रहे हैं कि नारी विमर्श आपके पाठ्यक्रम में है, अगर यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी बात करते चलेंगे तो वो पोर्शन आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रश्न बनते भी कहीं से हैं तो इसी तरीके से बनते हैं। तो गबन में विधवा रतन, यहाँ पर जो रतन महिला है ये विधवा हो जाती है, और ये विधवा रतन कहती है कि जाने किस पापी ने यह कानून बनाया था कि पति के मरते ही हिंदू नारी इस प्रकार स्वतः वंचिता हो जाती है। यह कथन किसका है? तो रतन का है। गबन उपन्यास में रतन क्या कहती है, एक बार फिर से सुन ले, कि जाने किस पापी ने यह कानून बनाया था कि पति के मरते ही हिंदू नारी इस प्रकार स्वतः वंचिता हो जाती है। स्वतः मतलब स्वतः। वहीं बात करें हम लोग मंगलसूत्र उपन्यास की, तो यहाँ भी थोड़ा सा हम लोग मंगलसूत्र के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, प्रेमाश्रय पर आते हैं। मंगलसूत्र उपन्यास में सतकुमार की पत्नी पुष्पा हैं। पुष्पा क्या कहती हैं, एक बार गौर से सुनिएगा। पुष्पा वर्तमान जो समाज है, वर्तमान समाज में जो असमानता फैली हुई है, उसी असमानता पर करारा व्यंग करते हुए, करारा प्रहार करते हुए पुष्पा कहती हैं मंगलसूत्र उपन्यास, गौर से सुनिएगा, मंगलसूत्र उपन्यास में सतकुमार की पत्नी पुष्पा का कथन है। कहती हैं, अगर मैं तुम्हारी आश्रिता हूँ तो तुम भी मेरे आश्रित हो। मैं तुम्हारे घर में जितना काम करती हूँ उतना ही काम दूसरों के घर में करूँ तो अपना निर्वाह कर सकती हूँ या नहीं, बोलो? तब मैं जो कमाऊंगी वो मेरा होगा। यहाँ मैं चाहे प्राण भी दे दूँ पर मेरा किसी चीज़ पर कोई अधिकार नहीं है। तुम जब चाहो मुझे घर से निकाल सकते हो। तो इस तरीके से मंगलसूत्र उपन्यास में सतकुमार की पत्नी पुष्पा ने व्यंग किया है। प्रेमाश्रय उपन्यास जिसका प्रकाशन आप देख रहे हैं कि इसका प्रकाशन 1922 ईस्वी में हुआ। 1922 ईस्वी में हुआ और किसानों की समस्या पर आधारित है। रंगभूमि जिसका प्रकाशन 1925 में हुआ, विषय है किसानों की समस्या। गोदान जिसमें ग्रामीण पात्र हैं और नगरीय पात्र कौन कौन से हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं वो इसका मूल विषय है। किसानों की समस्याएं यहाँ पर मूल विषय है। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद ने पहले उर्दू में बाजारे हुस्न उपन्यास लिखा था, जिसका हिंदी अनुवाद उन्होंने सेवा सदन नाम से किया। गोसियाए आफियात का रूपांतर प्रेमाश्रय नाम से किया। चौगाने हस्ती का अनुवाद रंगभूमि नाम से किया। इस उपन्यास को भारतीय जनजीवन का रंगमंच भी कहा जाता है। यहाँ पर मैंने नोट करके इसलिए दे दिया कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और इनसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। इस युग के और भी उपन्यासकार हैं, जैसे शिवपूजन सहाय का देहाती दुनिया, जिसका प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ। शिवपूजन सहाय का देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है। यह गांव के भोले भाले लोगों पर पुलिसिया जुल्मों सितम की भी कहानी कहती है और इस उपन्यास में सबसे रोचक तथा मनभावन प्रसंग है बचपन की चुहलबाजी। इसमें एक ओर अपने इकलौते लाडले के लिए माँ के निश्चल प्रेम की झांकी है, तो दूसरे ओर अपने बेटे के भविष्य को लेकर पिता की चिंता है। जहाँ पर माँ के निश्चल प्रेम की बात आती है तो उपन्यासों में, जैसा अभी मैंने नारी की बात की, ऐसे नारी कई रूपों में हमको दिखाई देती हैं। जैसे वीरांगना नारी, प्रेममयी और लज्जामयी नारी, लज्जामयी नारी, और ऐसी नारियां जो ना तो वीरांगना है और ना ही प्रेममयी है। आदर्श नारियों में उनका स्थान आता है, उनका शाश्वत रूप अलग ही है। तो ऐसी नारियां भी हम लोगों को उपन्यासों में देखने को मिलती हैं। जैसे किशोरीलाल गोस्वामी का जो उपन्यास है हृदय हारिणी,
इसमें देखें हिंदू नारी समाज के सम्मुख ऐसे 2 उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो अपने पतिव्रत और धर्म की रक्षा में निमित्त मुसलमानों के अत्याचार का विरोध करने में अपने प्राणों पर खेल जाती हैं। लवंगलता अपने आप को सिराजुद्दौला के चंगुल से बचाने में सफल हो जाती है। वहीं बलदेव प्रसाद मिश्र का एक उपन्यास है पानीपत, हो सकता है सभी लोगों को ना पता हो। पानीपत उपन्यास किसका है? एक बार लिखना चाहे तो लिख ले। बलदेव प्रसाद मिश्र का उपन्यास है पानीपत। इसमें महाराष्ट्र के वीरों की कहानी है पानीपत उपन्यास में। और इसमें जो महिला है गोपिका बाई अपने पति को भावों के संबंध में ऊंच नीच समझाना, पति को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करना, सुसज्जित करना और फिर स्वयं सती होना चित्रित किया गया है पानीपत उपन्यास में। दत्ता के मृत्यु पर गोपिका बाई अपने पति को कहती हैं, क्या कहती हैं अपने पति को, कि यदि दत्ता जी के लिए सहानुभूति है तो तलवार हाथ में लेकर संहार करो। बलवंतराव की पत्नी लक्ष्मीबाई पुरुष और नारी के कर्तव्यों को सुस्पष्ट करते हुए कहती हैं कि वीरों के लिए संग्राम भूमि ही आनंद भवन है। अबला जाति का जीवन सब भांति पुरुष के भरोसे पर है। प्रेम ही हमारा संसार समझा जाता है और उसका अधिपति स्वामी है। जीवनेश्वर मेरा लोक परलोक तो सब तुम में ही है। तो इस तरीके से आदर्श नारियों को दर्शाया गया है। उपन्यासों में नारी का शाश्वत रूप देवी के रूप में भी, माता के रूप में भी, पत्नी के रूप में भी और प्रेयसी के रूप में भी देखने को मिलता है। चलिए अभी आगे हम लोग बात करेंगे इसी में कि कहाँ कहाँ और किसके किसके उपन्यास में क्या क्या और किस किस रूप में देखने को मिलता है। अभी आगे हम लोग बात करेंगे। विशंभर शर्मा कौशिक की अगर बात करें तो इनका उपन्यास भिखारिणी, जिसमें नायिका जस्सो, नायक रामनाथ और नंदराम है। भिखारिणी उपन्यास की अगर बात करें तो इसकी विषय वस्तु कौन सी है? भिखारिणी में आप देखें कि विषय वस्तु है अंतर्जातीय विवाह की समस्या तथा जातीय बंधन। जातीय बंधन, यहाँ पर जातीय बंधन की कठोरता के मार्मिक द्वंद्व का चित्रण इस उपन्यास में भिखारिणी में किया गया है। माँ उपन्यास की बात करें तो ब्रजमोहन, सावित्री, घासीराम, सुलोचना, श्यामू, गोकुल माँ उपन्यास के पात्र हैं। इसका विषय है माता का महत्व, पालन पोषण की जरूरत। उपन्यास के अंत में दुष्चरित पात्रों के जीवन में सुधार और सच्चरित पात्रों को सुखी दिखाया गया है। सियाराम शरण गुप्त का उपन्यास है गोद, जिसका विषय है ग्रामीण जीवन की व्यथा। व्यक्तिवादी चेतना प्रधान उपन्यास। प्रेमचंद की परंपरा से हटकर जयशंकर प्रसाद और निराला ने उपन्यास लिखा। जहां प्रेमचंद ने समाज और सामाजिक उपन्यासों को प्रमुखता दी है, वहीं प्रसाद ने व्यक्ति और उसके वैयक्तिक समस्याओं को मुखर किया है। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कंकाल, जिसका विषय है समाज की जर्जर अवस्था का चित्रण, धार्मिक नैतिक संस्थाओं में कार्य करने वाले व्यक्तियों का पाखंडपूर्ण चित्रण। तितली उपन्यास का विषय है भारतीय आदर्श के साथ ग्रामीण जीवन पर आधारित। वहीं इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है, कई बार पूछा गया है, जरूर ध्यान रखिएगा, जिसका विषय है शुंगकालीन राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन। प्रसाद ने तितली उपन्यास में कहा है कि यदि कोई भी नारी, चाहे विधवा हो या सधवा, दोनों के जीवन के अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए स्त्री धन को आवश्यक बताया है, उसका चित्रण किया है। किस उपन्यास में? तो तितली उपन्यास में। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए मैंने नोट करके दिया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें तो इनका उपन्यास अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट, विल्लेसुर, बकरीहा, निरूपमा आदि है। अप्सरा इनकी प्रथम कृति है। इसमें वेश्यापुत्री कनक कुमार नामक युवक के प्रति आकर्षित होती है और अंत में दोनों का मिलाप होता है। कुल्ली भाट और विल्लेसुर बकरीहा हास्य व्यंग से पूर्ण चरित्रों का चित्रण किया गया है। निरूपमा इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसमें शिथिल लोगों के बेरोजगारी की समस्या तथा प्रेम का चित्रण किया गया है।
निराला के उपन्यासों में नारी प्रेम की प्रधानता देखने को मिलती है। मनोवैज्ञानिक उपन्यास की अगर बात की जाए तो इस युग में जैनेन्द्र ने आत्मकेंद्रित, अंतर्मुखी पीड़ा, इलाचंद जोशी ने कामकुंठा जनित जटिल व्यक्ति चेतना, भगवती चरण वर्मा ने रूमानी समाजोन्मुखी व्यक्तिवादी उपन्यास लिखना आरंभ कर दिया। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास चित्रलेखा, जिसका विषय है कि यह उपन्यास अनातोले फ्रांस के प्रसिद्ध ग्रंथ थाया के आधार पर किया गया है, यानी जो विषय वस्तु थाया में है वही विषय वस्तु यहाँ चित्रलेखा में है। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास पतन है, जिसका प्रकाशन 1927 में हुआ, और अंतिम उपन्यास चाणक्य है, जिसका उपन्यास 1982 ईस्वी में हुआ। 3 वर्ष उपन्यास जिसका विषय है, इसमें विश्वविद्यालय जीवन का चित्रण है। इसमें वेश्या सरोज के जीवन मूल्य एक संभ्रांत परिवार की युवती प्रभा की तुलना में अधिक उच्च चित्रित हुआ है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, जिसका विषय है गांधीवादी आतंकवाद और साम्यवाद को टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रित किया गया है। सबई नचावत राम गोसाई के विषय वस्तु की अगर बात करें तो इस उपन्यास में समाज में दूषित भ्रष्टाचार जीवन का आलोचनात्मक चित्रण किया गया है। इसमें 3 परिवारों की 3 पीढ़ियों की कथा को एक सूत्र में जोड़कर सामंतशाही की समाप्ति, पूंजीपति तंत्र का शासन तंत्र के प्रभाव का चित्रण किया गया है। धुप्पल उपन्यास वर्मा जी का आत्मकथात्मक उपन्यास है। भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए इन्हें 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। आखिरी दांव उपन्यास में एक जुआरी के असफल प्रेम की कथा का चित्रण है। यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने नोट करके लिखा है इसे जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने खिलौने उपन्यास में दिल्ली की मॉडर्न सोसाइटी का खोखलापन दिखाया गया है। सीधी सच्ची बातें उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ वर्षों के जीवन को प्रस्तुत किया गया है। इलाचंद जोशी के उपन्यासों की अगर बात की जाए तो इनका उपन्यास लज्जा, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत की छाया, निर्वासित, मुक्तिपथ, सुबह के भूले, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र, भूत का भविष्य, कवि की प्रेसी है। सन्यासी उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। इसमें नायक नंदकिशोर के अहम भाव का मनोविश्लेषण किया गया है। अंततः नंदकिशोर सन्यासी होकर देश सेवा में लग जाता है। पर्दे की रानी उपन्यास में नायिका निरंजना खूनी पिता और वेश्या माँ की पुत्री है। इस जानकारी से उसमें हीन भावना उत्पन्न होती है, जिससे वो समाज के प्रति घृणा और प्रतिहिंसा का भाव रखने लगती है। जहाज का पंछी उपन्यास का नायक एक शिक्षित नवयुवक है। वो कलकत्ता में काम की तलाश में भटकता है। कलकत्ता नगर वह जहाज है जिसमें वो चारों ओर भटक कर लौट आता है। यानी जहाज का पंछी में जहाज किसका प्रतीक है? तो कलकत्ता नगर का प्रतीक है। ये जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे जरूर ध्यान देना कि जहाज का पंछी उपन्यास में जहाज किसका प्रतीक है? तो कलकत्ता नगर का प्रतीक है। प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यास की बात करें तो प्रेमचंद के यथार्थ को उपन्यास से संबंध कर दिया, लेकिन इस समय यथार्थ के कई रूप हो गए, जैसे सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास। इस प्रकार के उपन्यासकार कौन कौन से हैं? प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार कौन से हैं या कौन से नहीं हैं? तो उपेंद्रनाथ अस्क, भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर, पांडे बेचन शर्मा उग्र, अमृतलाल नागर ये सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। वहीं प्रगतिवादी समाजवादी उपन्यास कौन कौन से हैं? तो यशपाल का दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, देशद्रोही, झूठा सच, राहुल सांकृत्यायन का वोल्गा से गंगा, रांगे राघव का घरौंदा, भैरव प्रसाद गुप्त का मसाल, गंगा मैया, अमृत राय का बीज नागफनी का देश, बीज और नागफनी का देश 2 रचनाएं हैं। आंचलिक उपन्यास में फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल, परती परिकथा, रांगे राघव का कब तक पुकारूं, नागार्जुन का वलचनामा, रामदरस मिश्र का पानी के प्राचीर, शिव प्रसाद मिश्र का बहती गंगा, उदय शंकर भट्ट का सागर लहरें और मनुष्य, राही मासूम राजा का आधा गांव। मनोवैज्ञानिक उपन्यास की बात करें तो परख, जो कि विधवा नारी का जीवन वर्णित किया गया है, सुनीता, कामकाजी महिला की समस्या इसमें है, त्यागपत्र, पाप पुण्य की मीमांसा,
इलाचंद जोशी का उपन्यास घृणामयी, जिसमें प्रेम की विफलता से उत्पन्न कुंठा है। सन्यासी का विषय है कामकुंठा पर आधारित। पर्दे की रानी, अवचेतन मन, अज्ञेय का अपने अपने अजनबी मृत्युबोध विषय वस्तु पर आधारित है। आधुनिकता बोध के उपन्यास की बात करें तो मोहन राकेश का उपन्यास अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, अंतराल। निर्मल वर्मा का उपन्यास वैदिन, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानव की नीयत इसकी विषय वस्तु है। लालटीन की छत, व्यक्ति के होने जीने में द्वंद्व है, यह इस लालटीन की छत उपन्यास का विषय वस्तु है। राजकमल चौधरी का मरी हुई मछली, मछली मरी हुई, समलैंगिक यौनाचार में लिप्त स्थितियों की कहानी बताई गई है। उपन्यासकार जैनेन्द्र की अगर बात करें तो इनके उपन्यास कौन कौन से हैं वह आप देख लें। परख सुनीता त्याग पत्र तुम कल्याणी सुखदा को देना, विवर्त व्यतीत जयवर्धन संग मुक्ति अनंत स्वामी दशार्क को देना। पंक्ति अगर याद कर लेंगे तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जैनेन्द्र कुमार का जन्म संकट चतुर्थी को हुआ था, इसलिए उन्हें सकटुआ बचपन में कहा जाता था। ये भी आपके लिए हो सकता है कि बचपन में किसका नाम सकटुआ था, तो जैनेन्द्र कुमार का। जब माता को पता चला कि पड़ोसी उनके बेटे को सकटुआ कहते हैं, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम आनंदी रख दिया। अतः इनके बचपन का नाम आनंदी लाल था। 1911 में गुरुकुल में इनका नाम जैनेन्द्र रखा गया। इनका उपन्यास परख, जिसकी विषय वस्तु है विधवा नारी की मानसिक स्थिति का चित्रण, इसमें प्रेम और विवाह को भी चित्रित किया गया है और बताया कि प्रेम में निजता होती है जबकि विवाह एक सामाजिक कर्म है। सुनीता उपन्यास की विषय वस्तु की बात करें तो इसमें यह सवाल उठाया गया कि नारी को घर से बाहर आना चाहिए या नहीं। वहीं त्यागपत्र उपन्यास की विषय वस्तु की बात करें तो इसमें पाप पुण्य की मीमांसा के लिए ये सवाल उठाया कि सतीत्व और स्त्रीत्व में से क्या अधिक श्रेयस्कर और वर्णनीय है। कल्याणी उपन्यास की बात करें तो इसकी विषय वस्तु में कि इसमें कदाचित पहली बार भारतीय कामकाजी स्त्री को अंकित किया। कल्याणी ने विदेश से डॉक्टर की उपाधि ली, डिग्री ली, फिर भी पति के शोषण के प्रति उसमें कोई चेतना नहीं है। देखिए, महिलाओं की दृष्टि से बात करें तो महिलाओं की अगर बात करें यहाँ पर तो आप देखेंगे कि कल्याणी शिक्षित है, विदेश से डॉक्टर की उपाधि ले चुकी है, लेकिन फिर भी पति के शोषण के प्रति उसमें कोई चेतना नहीं है। उपन्यासों में नारी का जो ये रूप देखने को मिलता है, देवी का रूप, माता का रूप, पत्नी का रूप, प्रेयसी का रूप, हर जगह पर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है। पति के द्वारा शोषण हुआ, पुरुषों के द्वारा शोषण किया जा रहा है, चाहे वो जिस तरीके से हो। जैसे अगर आप थोड़ा समय लेंगे, अभी समय क्या हुआ है, 43 मिनट का वीडियो हुआ है, 5 मिनट का समय लेंगे और 5 मिनट में उपन्यासों में नारी का जो शाश्वत रूप है उसकी बात हम लोग कर लेंगे। वैदिक युग से ही भारतीयों ने नारी को देवी मानकर उसके प्रति श्रद्धा अर्पित की है। नारी की देवी के रूप में कल्पना करने के कारण ही आर्यों ने अनेक देवियों की प्रतिष्ठा की। प्रकृति के रहस्यमय और रमणीय व्यापारों को, हृदय की भावनाओं और गुणों की, जीवन की सहायक परिस्थितियों को उन्होंने देवी के रूप में ग्रहण किया और अपनी समृद्धि के लिए उनकी अर्चना का विधान किया। मध्य युग में भारतीय नारी की सामाजिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी नारी के प्रति श्रद्धा समाप्त नहीं हुई। आधुनिक युग में आज अगर हम लोग देखें तो नारी को देवी न मानकर मानवी माना जाने लगा था। हिंदी उपन्यासों का जन्म और विकास आधुनिक युग में ही हुआ, इसलिए उपन्यासों में नारी को मानवी माना गया। चाहे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा हो, उसमें बाणभट्ट निपुणिका, देवपुत्र, तुवर मिलिंद की कन्या चंद्रदीची हो, चाहे वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास हो विराट की पद्मिनी, और चाहे गोदान की पात्र हो धनिया। अगर माता के रूप की बात की जाए तो नारी के विभिन्न रूपों में सबसे अधिक गौरवशाली रूप माता का है। वेदों में माता को पृथ्वी स्वरूपा कहा गया है।
जो भी धर्म के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे उनको पता होगा कि वेदों में माता को पृथ्वी स्वरूपा कहा गया है। माता के ऋण से उऋण होना असंभव माना गया है। महादेवी वर्मा की रचना आप तो जानते होंगे, श्रृंखला की कड़ियाँ। महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कड़ियाँ में कहा गया है कि स्त्री के विकास की चरम सीमा उसके मातृत्व में हो सकती है। महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कड़ियाँ में कहा गया है कि स्त्री के विकास की चरम सीमा उसके मातृत्व में हो सकती है। माँ की वात्सल्य भावना अगर आपको देखना है तो गोविंदी का देखिए, गोदान में गोविंदी का देखिए। प्रताप नारायण मिश्र ने विदा उपन्यास में कहा है कि माँ शब्द का अर्थ है दया, क्षमा और ममता। स्नेह और वात्सल्य का अंतिम रूप है माँ। आप लिखना चाहें तो कहीं लिख सकते हैं, ऐसी चीज़ें महत्वपूर्ण आपको कहीं नहीं मिलेंगी। प्रताप नारायण मिश्र ने विदा उपन्यास में कहा है, क्या कहा है, गौर से सुनो। माँ शब्द का अर्थ है दया, क्षमा और ममता। स्नेह और वात्सल्य का अंतिम रूप है माँ। माँ की वात्सल्यता देखना है तो देशद्रोही उपन्यास में विवाहिता चंदा का देखिए। प्रेत की छाया उपन्यास में मंजरी का देखिए। उषा देवी मित्रा का उपन्यास सोहनी में तुलिका को देखिए। वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास प्रत्यागत में माता को देखिए। यशपाल के उपन्यास दिव्या में दिव्या को देखिए। सिया राम शरण गुप्त का उपन्यास नारी में जमुना को देखिए। विशंबर शर्मा कौशिक का उपन्यास माँ में सुलोचना को देखिए। चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास हृदय की परख में शशिकला को देख लीजिए। माँ की वात्सल्यता आपको मिल जाएगी। माँ की सहिष्णुता की अगर बात करें तो प्रेमचंद के उपन्यास जो निर्मला है, निर्मला में कल्याणी को देखिए कि माँ की सहिष्णुता कैसी है। प्रताप नारायण मिश्र का उपन्यास विदा में शांता को देखिए, माँ की सहिष्णुता कैसी है। नागार्जुन का रतिनाथ की चाची में चाची को देख लीजिए कि माँ की सहिष्णुता कैसी है। और अगर भविष्य के प्रति चिंता की बात की जाए तो माँ भविष्य के प्रति चिंता किस प्रकार करती है, प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन में भामा को देख लीजिए। गोविंद वल्लभ पंत के उपन्यास मदारी में देखिए। मनमथनाथ गुप्त के उपन्यास अवसान में मुनिया को देखिए। और अगर संतान के चरित्र निर्माण की बात है तो माँ से बढ़कर संतान के चरित्र निर्माण में और कोई सहायक नहीं हो सकता। वामा शिक्षक में आप देखिए, विशंबरनाथ मिश्र की जो उपन्यास है माँ, उसमें सुलोचना को देखिए कि संतान का चरित्र निर्माण कैसे करती है। प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि में जाह्नवी को देखिए, जाह्नवी किस तरीके से अपने संतानों के चरित्र निर्माण में सहायक है। यशपाल का जो उपन्यास है पार्टी कामरेड, उसमें गीता की माँ को देखिए कि संतान का चरित्र निर्माण किस तरीके से करती है। और संतान के अगर संरक्षण की बात की जाए तो शेखर एक जीवनी में शशि से अच्छा उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। अज्ञेय की रचना शेखर एक जीवनी में शशि को देखिए कि संतान का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है। यहाँ इसलिए हर उपन्यासों का बार बार नाम ले रहे हैं और आपसे कह रहे हैं ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। अगर नारी की बात करें तो पत्नी रूप में नारी की अगर बात करें तो प्रकृति में नारी को पुरुष के पूरक के रूप में बताया गया है और विवाह इसी प्राकृतिक विधान का सामाजिक संस्कार है। पत्नी बनकर नारी पुरुष की सहधर्मिणी और अर्धांगिनी बनती है और अपने जीवन की सार्थकता पाती है। पति के प्रति अनन्य प्रेम और विश्वास अगर आपको देखना है तो गबन उपन्यास में जालपा को देखिए, तितली उपन्यास में तितली को देखिए, नारी उपन्यास में जमुना को देखिए। और अगर पत्नी में अटल पतिव्रता की बात करें तो कर्मभूमि उपन्यास में मुन्नी को देख लीजिए। और अगर सुख दुख सहभागिनी की बात करें पत्नी के साथ तो गबन उपन्यास में जालपा को देखिए, गोदान में धनिया को देखिए। और पति के दोषों के प्रति सबसे अधिक अगर सहिष्णुता की बात की जाए तो परीक्षा गुरु में मदन मोहन की पत्नी
पति के दोषों के प्रति कितनी सहिष्णु है। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास नरेंद्र मोहिनी में रंभा को देखिए। लज्जाराम शर्मा का जो आदर्श हिंदू मैंने अभी बताया, प्रियंवदा को देखिए, प्रियंवदा का कथन भी मैंने अभी आपको बताया है। अवध नारायण श्रीवास्तव का उपन्यास विमाता में सुभद्रा को देखिए कि पति के दोषों के प्रति कितनी सहिष्णु है। तेजरानी दीक्षित का उपन्यास हृदय का कांटा, हृदय का कांटा में प्रतिभा को देखिए। चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास हृदय की प्यास में सुखदा को देखिए। चतुर्सेन शास्त्री का एक और उपन्यास आत्मदाह में सुघेंद्र की बहन को देखिए कि किस तरीके से पति के दोषों के प्रति सहिष्णुता दिखाती है। और भटके हुए पति को सत्य पथ पर लाने की सतत चेष्टा की अगर बात की जाए तो प्रेमचंद के उपन्यास गबन में जालपा को ही आप ले सकते हैं उदाहरण के रूप में। प्रेमाश्रय में प्रेमचंद के उपन्यास जो प्रेमाश्रय है उसमें विद्यावती ज्ञानशंकर की जो पत्नी है वो किस प्रकार भटके हुए पति को सत्य पथ पर लाने की सतत चेष्टा करती है। अभी आगे हम लोग प्रेमिका की बात करेंगे कि नारी रूप में, नारी का प्रेमिका के रूप में उपन्यासों में किस प्रकार वर्णन है। सुखदा और व्यतीत आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है। जयवर्धन उपन्यास डायरी शैली में लिखा गया उपन्यास है, जो एक अमेरिकी पत्रकार विल्बर शोल्डन ह्यूस्टन की डायरी के रूप में लिखित है। मुक्तिबोध उपन्यास में नायक सहाय के जीवन में पत्नी राजेश्वरी और प्रेसी नीलिमा दोनों का महत्व है। पत्नी से उसे समर्पण सेवा और वात्सलता मिलती है तो प्रेसी से उसे प्रेरणा और स्फूर्ति मिलती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ बात किया। अब आइए, ये PDF आपको भेज दे रहे हैं उपन्यास की ट्रिक, पांडे बेचन शर्मा उग्र का है, ये पूरा ट्रिक है और यहाँ सारे उपन्यास लिखे हैं। तो ये ट्रिक आप लोग जरूर ध्यान कर लेना। जैसे उदयशंकर भट्ट के उपन्यास की बात करें तो नए मोड़ पर सागर लहरें और मनुष्य टकराते हैं, लोक परलोक शेष अशेष में 2 अध्याय हो जाते हैं। इस तरीके से उदयशंकर भट्ट के उपन्यास को आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि जब इस तरीके से आपको मिल जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि आप इन्हें छोड़ देंगे और बहुत ही आराम से आप ऐसे उपन्यासों को रट सकते हैं और आप भूल भी नहीं पाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर उदयशंकर भट्ट का जो उपन्यास है, इस उपन्यास को आप ऐसे याद कर लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि नए मोड़ पर सागर लहरें और मनुष्य टकराते हैं, लोक परलोक शेष अशेष में 2 अध्याय हो जाते हैं। यानी नए मोड़ उपन्यास उदयशंकर भट्ट का जो कि 1954 में प्रकाशित हुआ। सागर लहरें और मनुष्य उपन्यास जो कि 1956 में प्रकाशित हुआ। टकराते हैं कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। लोक परलोक 1958 में प्रकाशित। शेष अशेष 1960 में प्रकाशित। 2 अध्याय 1963 में प्रकाशित। तो इस तरीके से आप चीज़ों को अगर याद करना चाहें तो याद हो सकता है। जैसे ऋषभ चरण जैन की बात करें तो मास्टर साहब दिल्ली का व्यभिचार सिर्फ बुरके वाली चांदनी रात में फैलाती है, सत्याग्रह गदर भाग्य भाई एक रहस्यमयी जैसे मधुकरी चंपावली हो जाती है। मंदिर दीप मैखाना सब में 3 इक्को जैसी नाच दिखाती है। यानी मास्टर साहब उपन्यास ऋषभ चरण जैन का मास्टर साहब उपन्यास है जो कि 1927 में प्रकाशित हुआ। दिल्ली का व्यभिचार उपन्यास 1928 में प्रकाशित हुआ। बुरके वाली 1928 में प्रकाशित हुआ। चांदनी रात 1930 में प्रकाशित हुआ। फिर सत्याग्रह उपन्यास 1930 में प्रकाशित हुआ। गदर उपन्यास 1931 में। भाग उपन्यास 1931 में। भाई उपन्यास 1931 में। रहस्यमयी भी 1931 में प्रकाशित। मधुकरी 1933 में प्रकाशित। चंपाकली 1935 में प्रकाशित। मंदिर दीप 1936 में प्रकाशित। मैखाना 1938 में प्रकाशित। 3 इक्के 1940 में प्रकाशित। तो इस तरीके से ये आपके पास रहेगा तो आप नोट कर सकते हैं और आराम से इसको आप बना सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जैसे उपन्यास है वाण भट्ट की आत्मकथा हो या चारुचंद्र लेखा, पुनर्नवा हो या हो अनामदास का पोथा, तो इस तरीके से आप बहुत ही आराम से याद कर सकते हैं। निर्मल वर्मा की बात करें तो वह दिन थे जब लाल टीन की छत पर एक
पर एक चिथड़ा सुख होता था, रात का रिपोर्टर आकर अंतिम अरण्य की ओर होता था। तो इस तरीके से आप निर्मल वर्मा की अगर बात करें तो निर्मल वर्मा के उपन्यास को आप याद कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप अपने हिसाब से बना लीजिए तो भी अच्छा रहेगा। ये तो खैर मैंने बना दिया, लेकिन आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। जैसे निर्मल वर्मा का आपने देखा वह दिन 1964 में प्रकाशित उपन्यास, लाल टीन की छत 1974 में प्रकाशित, एक चिथड़ा सुख 1979 में प्रकाशित, रात का रिपोर्टर 1989 में प्रकाशित, अंतिम अरण्य 2000 में प्रकाशित। तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। चलिए थोड़ी सी बात और हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। प्रेमिका रूप, महिलाओं में उपन्यास में जो महिलाओं का रूप है, प्रेमिका का रूप की बात कर लेते हैं। जैसे पुरुष का जीवन संघर्ष से आरंभ होता है और स्त्री का आत्मसमर्पण से। देखिए, ये जो मैंने आपको बताया ये कथन मेरा कथन नहीं है, प्रेमचंद के गबन उपन्यास का कथन है। गौर से सुनिएगा, प्रेमचंद के गबन उपन्यास का कथन है कि पुरुष का जीवन संघर्ष से आरंभ होता है और स्त्री का आत्मसमर्पण से। स्त्री पुरुष का आकर्षण एक प्राकृतिक सत्य है। इसी आकर्षण पर सृष्टि का विकास अवलंबित है। इसीलिए आदिकाल से ही नर नारी के संबंधों में प्रेम तत्व को अनिवार्य माना गया है। स्वयंवर की प्रथा हो, महाभारत काल में प्रारंभ हुई। स्वयंवर की प्रथा जो कि महाभारत काल में प्रारंभ हुई, ये बौद्ध काल में भी मिलती थी और यही सिद्ध करती है कि नारी को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार दिया जाता था। बाद में यह प्रथा केवल राज्य वर्ग में ही सीमित रह गई थी, लेकिन प्रेम तत्व की महत्ता कभी नहीं घटी। नारी के इस अनन्य प्रेम की पवित्रता और अलौकिकता को हिंदी उपन्यासकार भी सहज ही श्रद्धा अर्पित करते हैं। अगर प्रेमिका की बात करें तो प्रेमचंद के उपन्यासों में आप देख सकते हैं वरदान की जो ब्रजरानी है, या प्रतिज्ञा उपन्यास की जो प्रेमा है, प्रेमिका के रूप में दिखाया गया है। व्रजनंदन सहाय का उपन्यास सौंदर्योपासक की मालती को देख लीजिए। राधिका रमन प्रसाद के उपन्यास पुरुष और नारी की सुधा को देख लीजिए। यज्ञदत्त शर्मा का उपन्यास प्रेम समाधि की मिस क्लेबर्ट को देख लीजिए। रामेश्वर शुक्ल अंचल के उपन्यास चढ़ती धूप की ममता को देख लीजिए। धर्मवीर भारती के उपन्यास गुनाहों का देवता में सुधा को देख लीजिए। बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। प्रेमचंद के उपन्यास कर्मभूमि की सकीना को देख लीजिए, प्रेमिका के रूप में दर्शाया गया है। भगवती प्रसाद वाजपेयी के उपन्यास त्यागमयी की ललिता, चाहे प्रेमचंद के उपन्यास कायाकल्प की मनोरमा हो, या उषा देवी मित्रा के उपन्यास जीवन की मुस्कान की सविता हो, सब के सब प्रेमी रूप में आपको देखने को मिलेंगी। प्रताप नारायण श्रीवास्तव के उपन्यास विदा में भी देख लीजिए केट को। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास कंकाल की यमुना को देख सकते हैं। विशंभर शर्मा कौशिक के उपन्यास भिखारणी की जस्सों को देख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। या वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास लगन की रामा को भी आप उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास परख की कट्टो को ले सकते हैं। प्रेम की भेंट उपन्यास की पात्र सरस्वती, कुंडली चक्र उपन्यास की पूना, तो इन सबको भी प्रेमिका के रूप में यहाँ पर देखा जा सकता है। तो यहाँ पर बात हम लोगों ने की उपन्यास की विकास यात्रा। अगला जो लेक्चर आपको मिलेगा वो लेक्चर 2 उपन्यास से आप लोगों को मिलेगा। जो भी हमारे पेड मेंबर्स हैं बता दें उनको, अभी 2 उपन्यास आपको मिलेंगे जिसमें हम लोग जो बात करेंगे वो प्रारंभ के दोनों उपन्यासों की बात हम लोग करेंगे, यानी परीक्षा गुरु की बात करेंगे और देवरानी जेठानी की कहानी। तो ये 2 उपन्यास आज आपको मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, देवरानी जेठानी की कहानी और परीक्षा गुरु। और ये दोनों उपन्यास पिछली कक्षाओं में कराए गए हैं ताकि आप शिकायत ना करें कि सर पहले का वीडियो आपने दे दिया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा और बाकी आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए, जहाँ कोई समस्या हो वहाँ पर ज़रूर बताएं।
और आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचें। यदि आप नए हैं तो चैनल को फिर से कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और ध्यान रहे कि अगर आप PDF चाहते हैं, PDF नोट्स चाहते हैं, ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अभी 27-28 दिन का समय है, आप बहुत आराम से रिवीजन कर सकते हैं। ऊपर दिए गए नंबर पर, नंबर एक बार फिर से सुन लें, 80 ये नंबर है, 80 52 58 4 0 4। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके, फ़ोन करके आप फीस की जानकारी ले सकते हैं। बाकी हम लोग फिर मिलते रहेंगे। ऐसे आप पढ़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर आप अग्रसर रहें, आगे बढ़ते रहें, आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचें। ये मेरी कामना है, ये मेरा आशीर्वाद है आप लोगों को।